अब डिस्कस करते हैं हमारे पास जो मेन अगला टॉपिक है हमारा ओरल इनहेलेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ओरल इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स बेसिकली हमारे पास जो गैसियस फॉर्म में होते हैं और हम ओरल कैविटी में उसको स्प्रे करते हैं, उन्हें हम ओरल इनहेलेशन ओरल इनहेलेंट्स कहते हैं। सबसे पहले हमें अगर रैपिड एक्शन चाहिए तो हम ओरल इनहेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। दूसरा बात ये है, अगर आप एक बंदे को आईवी लेने से कोई मसला होता है यानी पेन होता है, कोई डर है, खौफ है, तो उसकी वजह उसको और हमें सेम एज इफेक्ट ऑफ आईवी चाहिए तो हम ओरल इनहेलेशन का सहारा लेते हैं क्योंकि इसका और आईवी का इफेक्ट सेम है। तीसरा हम जो पॉइंट है इसमें हम ये है कि आस्थमा और आस्थमा अस्थमैटिक जो पेशेंट होते हैं और पल्मोनरी पेशेंट जो होते हैं उनको हम ओरल इनहेलेंट जो है डिस्क्राइब करते हैं। तीसरी जो चौथा हमारे पास आता है वो है नेसल इनहेलेंट, वो गैसियस प्रिपरेशन जिसमें हम नाक में स्प्रे करते हैं, जो कि नेसल कैविटी में स्प्रे करते हैं, उसे हम कहते हैं नेसल इनहेलेशन। उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं जो नेसल डिकंजेस्टेंट है ऑक्सीमेटाजोलिन, जो हमारे पास है वो नेसल इनहेलेशन में आ जाता है। ये सल्मोन कैल्सिटोनिन है जो हमारे पास ऑस्टियोब्यूरसिस में यूज होता है। उसके बाद हम आते हैं इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इंट्राथीकल और इंट्रावेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है क्या चीज? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर। व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारे पास बेसिकली है वो ये है कि जो आप जो एक सिक्योर रीजन होता है, जैसे एक जगह में जो मोस्ट सिक्योर रीजन होता है तो वहां पे वो सिक्योरिटी होती है। तो अगर आप एक ब्रेन में अपना ड्रग पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि हर ड्रग के लिए आसान नहीं होता। उसमें आपकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अगर आपको रैपिड एक्शन चाहिए और आपको डायरेक्टली जो ब्रेन में एक बीमारी है, आपको इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने और रैपिड एक्शन चाहिए तो हम इंट्राथीकल और इंट्रावेंट्रिकुलर का सहारा लेते हैं। अब होता क्या है कि इंट्राथीकल जो कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें आपको इंजेक्शंस लगते हैं, जिसमें आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हम उसमें डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर कर देते हैं, उसमें डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस मतलब अवॉइड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो एम्फेटामिन बी है जो मेनिंजाइटिस में यूज होती है, तो वो इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तीसरा जो मेन टॉपिक हमारे पास आता है जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे है वो टॉपिकल यूज है। टॉपिकल यूज ये होता है कि जो आपकी जो सरफेस है इस पर अगर आप एक ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये आता है हमारे पास टॉपिकल में आता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है जो क्लोट्रामाजोल है, ये डर्मेटोफाइटोसिस में यूज होती है। इसकी एडवांटेजेस में आप ये देख सकते हैं कि आसान होता है, हमारे पास कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तीसरा डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि जो स्किन, हर इंसान की स्किन वेरी करती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन ऑयली नहीं होती है, किसी की लिपिड मतलब वो डिपेंड करता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे। यार ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है, तो टॉपिकल जो है हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होते हैं क्योंकि हमारे पास एक नीचे सबक्यूटेनियस लेयर है जो उसे फिर नहीं छोड़ती नीचे जाने में। पांचवा जो हमारे पास मेन चीज आती है वो है ट्रांसडर्मल। अब एक बात आती है कि यार ट्रांसडर्मल और टॉपिकल में क्या फर्क है, क्योंकि ट्रांसडर्मल को भी हम स्किन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, तो क्यों दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस ये है कि टॉपिकल को जो है हम मोस्टली इन्फेक्शन जो स्किन इन्फेक्शन होती है, जो अपर लेयर के जो इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं वो टॉपिकल में आता है। लेकिन अगर आप स्किन के ऊपर एक ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं लेकिन आपका गूगल सिस्टमिक सर्कुलेशन हो, क्योंकि आपका ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे तो आप उसको ट्रांसडर्मल रूट का सहारा लेते हैं। इसमें आपके पास एडवांटेज ये आता है कि रैपिड एक्शन, फिर वही बात आती है कि डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है नहीं है, तो उस पर डिपेंड करती है। दूसरे लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। ट्रांसडर्मल में हम मेनली जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन वो हो गए वो देते हैं, स्कोपोलामीन्स हो गए हम ट्रांसडर्मल रूट के जरिए देते हैं। जो मेन हमारे पास आखिरी हमारे पास आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है रेक्टल, जो आप रेक्टल रूट के जरिए देते हैं। देखा जाए तो हमारी जो 50% की ड्रेनेज है, मतलब जो ड्रग की ड्रेनेज है जो 50% होती है वो हमारे पास रेक्टल रूट से होती है। तो इसकी एडवांटेजेस हमारे पास ये आ जाती है कि जो ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन से बच जाता है, वो भी बात आ जाती है कि फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, इसमें बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है इसकी।
तो एक तो जो होता है वो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। मेन रेक्टल रूट हम किस कब यूज करते हैं, मेन जो करते हैं वो तब करते हैं कि अगर एक ड्रग आपके पास वोमिटिंग इंड्यूस करता है, या अगर एक पेशेंट ड्रग ले रहा है और वो खा नहीं सकता और वो उसे मतलब उसको वोमिटिंग इंड्यूस होती है उससे, तो उसको हम रेक्टल रूट के जरिए देते हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारे पास दूसरा मेन टॉपिक आता है हमारे पास, वो है एब्जॉर्प्शन का। जब हम ड्रग लेते हैं उसके लिए पहले हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो हो गया, आपने एक पर्टिकुलर रूट के जरिए आपने एक ड्रग को दे दिया। जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो आईवी को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जो कि हमारे पास जो इंट्रावेनस है ना उसकी हम एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास ब्लड में है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन की हम बात ही नहीं करते। अब बात आती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज लाइक जो आपने एक ड्रग दिया है, तो डिफाइन इस तरह करेंगे कि फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आप ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में कन्वर्ट लेके जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यार एक ड्रग की एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होती है, एक ड्रग की एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, दूसरे ड्रग की एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो कम होती है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या होता है ऐसा कि उसकी एब्जॉर्प्टिविटी इफेक्ट होती है। तो मेन चीज जो आती है जब हम एब्जॉर्प्टिविटी की बात करते हैं तो तीन चीजें, ये हमारे पास ड्रग पे डिपेंड करती है। ड्रग पे कैसे डिपेंड करती है कि आपका ड्रग हाइड्रोफिलिक है या लायोफिलिक है, या मतलब वो कैसे एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होना चाहता है। दूसरी हमारे पास चीज आती है एनवायरनमेंट की, कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, बेसिक है, कौन सा एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपकी एब्जॉर्प्शन होगी। तीसरा हमारे पास रूट की बात आती है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं मैकेनिज्म पे कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास होती कैसे। एब्जॉर्प्शन के हमारे पास मेनली चार टाइप्स हैं, जिसे आप मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, और इस तरह उसी मैकेनिज्म पर ये डिवाइड हुए हुए हैं। पहला हमारे पास जो आता है वो है पैसिव मैकेनिज्म या पैसिव डिफ्यूजन। दूसरा हमारे पास आता है फैसिलिटेटिव, तीसरा हमारे पास आता है जो एक्टिव है, और चौथा जो हमारे पास आता है वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जब हम पैसिव मैकेनिज्म की बात करते हैं तो पैसिव मैकेनिज्म या पैसिव डिफ्यूजन ये है कि इसमें हमारे पास ये फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, मतलब ये है कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। अगर आपके पास एक ड्रग की कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा है, मतलब आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया तो इनिशियली आपके स्टमक में आपकी जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो वो वहां से एब्जॉर्ब होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, क्योंकि वहां पे लो कंसंट्रेशन है, वहां पे कंसंट्रेशन कम है। तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करके जाती है, जो कि हाई से लो में जाए, तो उसे हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। हमारे पास फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन ये है कि ये भी सेम डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। आपका कंसंट्रेशन कम है ज्यादा है, वहां से ये डिफ्यूज होकर लो कंसंट्रेशन में आएगी। देखा जाए जो हमारी बायोमेम्ब्रेन है वो लिपिड बायोमेम्ब्रेन है, उसमें हमारे पास मतलब इस तरह की कोई मेम्ब्रेन है जो कि आपके पास ये दोनों जो है लिपिड्स हैं, इसमें आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, आपके पास क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और वही आपके लिए मतलब जो कि आपका लिपिड ड्रग खाता है तो वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास अंदर आ जाता है। लेकिन जो प्रोटीनियस होते हैं जो कि हमारे पास आयनिक होते हैं, पोलर होते हैं, उनके लिए यहाँ पर हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। इंट्रिंसिक वो होते हैं जो कि दोनों तरफ निकले हुए होते हैं, और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जो कि हमारे पास एक ही तरफ निकले होते हैं। तो एक कैरियर होता है जो कि हमारे पास जो डिफ्यूजन को कैरी करता है, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। तीसरा हमारे पास आता है एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन ये है कि आप एक कंसंट्रेशन को लेके जाते हैं, इसमें आप एक पंप को यूज करते हैं। पंप इस तरह यूज होता है कि हमारे पास लो कंसंट्रेशन से आप हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। अब सोच रहे हैं कि यार लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में कैसे जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है एटीपी। एटीपी जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है वो इसमें यूज होती है। हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और ये हमें 7 जो किलो कैलोरी एनर्जी देती है हमें।
तो इस एनर्जी को यूज करके हम लोअर से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो मूवमेंट होती है, हम उसे कहते हैं एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव एब्जॉर्प्शन। चौथा हमारे पास आता है एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। लेट्स सपोज दिस इज, ये एक सेल है मेरे पास, अब इसके अंदर हमने ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इसको हमने इसके अंदर भेजना है, यानी इसकी एब्जॉर्प्शन होनी है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये सेल इसको, ये जब इसके पास यहाँ पे आएगा अटैच हो जाएगा, ये इसको इनर मेम्ब्रेन कर देगा, इसको मतलब ये इसको इंगल्फ कर देगा। अब ये एक वेजिकल के अंदर इसके सेल के अंदर आ जाएगा, तो ये मैकेनिज्म जो है कि जिसमें सेल ने इस मॉलिक्यूल की इंगल्फ किया है, इसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और सेम अगर ये मॉलिक्यूल हमारे पास एक्सोसाइटोसिस में अगर ये होता है कि अगर ये मॉलिक्यूल अंदर है और ये यहाँ पर आके अटैच हो जाता है और ये एक नई मेम्ब्रेन इमेजिनेट हो जाती है और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बाहर भेज देती है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, जो कि आपके पास विटामिन B12 होता है, वो आपके पास कंपैरेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी ऐसे नहीं होती। उस जो विटामिन B12 है वो आपके सेल के पास आता है, इस तरह अटैच हो जाता है और उसकी इनगल्फमेंट हो जाती है और सेल उसके अंदर ले लेता है। दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल ये है कि जब आपकी न्यूरोट्रांसमिशन होती है, ये लेट्स सपोज दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन। अब यहाँ पर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स में, ये बाहर आएंगे, यहाँ पर अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। तो ये किस तरह करते हैं, जब आपके कैल्शियम आयन आते हैं, इनको इस तरफ धकेलते हैं, ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये मेम्ब्रेन इमेजिनेट हो जाती है और आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनको बाहर भेज देती है, तो एक्सोसाइटोसिस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन फैक्टर्स आते हैं जो कि एब्जॉर्प्टिविटी को जिस पर एब्जॉर्प्टिविटी डिपेंड करती है, वो है हमारे पास पीएच। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीएच कैसे इफेक्ट करती है। पीएच इस तरह इफेक्ट करती है कि हमारे पास या तो ड्रग जो मेनली हमारे पास होती है वो वीकली एसिडिक होती है या वीकली बेसिक होते हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं दे सकते क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्टिविटी नहीं होती। जब हम एसिडिक ड्रग देते हैं तो वो इस फॉर्म में होते हैं और वो जाके चेंज होके H और एक प्रोटॉन आपको दे देते हैं, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं, तो ये डीप्रोटोनेटेड होता है, तो ये चार्ज हो जाते हैं। जबकि आप अगर बेसिक ड्रग दे रहे हैं तो बेसिक ड्रग इनिशियली चार्ज होते हैं, लेकिन ड्रग देने के बाद वो आपको अनचार्ज फॉर्म में आ जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखते हैं कि जो आपकी जो एसिडिक ड्रग दे रहे हैं आप, तो वो अनचेंज फॉर्म में होती है, अनचार्ज फॉर्म में होती है, और जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो वो चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जबकि बेसिक को देखा जाए वो इनिशियली चार्ज फॉर्म में है, लेकिन बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अनचार्ज हो जाता है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास पोलर यानी कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्टिविटी बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। तो इससे हम अंदाजा लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज मॉलिक्यूल होंगे उनकी एब्जॉर्प्टिविटी कम होगी। अब चार्जेस का और पीएच का क्या है, जब pKa इज द आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जिसकी pKa ज्यादा होगी उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। जितना जो आयनिक फॉर्म में होगा उतनी ही वो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। इसके बाद हमारे पास आती है ब्लड फ्लो। जितनी एक सरफेस की ब्लड फ्लो ज्यादा होगी, जितना ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन हमारे पास इंक्रीज होगी। तीसरा हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया। जितना आपके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यानी आपने देखा है तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, इंटेस्टाइन में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। जब माइक्रोविलाई होते हैं वहां पर वो आपके एरिया को एक्सटेंड कर देते हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि आपका एक जो इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो 3 जो स्क्वॉश के टेनिस के जो कोर्ट्स हैं 3 टेनिस कोर्ट्स के बराबर है। इतना ज्यादा एरिया होता है, माइक्रोविलाई इतना ज्यादा एरिया प्रोवाइड कर देते हैं। तो जितना टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा इतनी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। चौथा हमारे पास है टाइम ऑफ कांटेक्ट। टाइम ऑफ कांटेक्ट ये होता है कि मतलब सरफेस के साथ वो ड्रग कितने टाइम के लिए कांटेक्ट है। जिस तरह हम देखते हैं डायरिया में आपकी जो मोटिलिटी जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जितनी टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। पांचवा हमारे पास आता है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये वही है जो हमारे पास फैसिलिटेटिव में काम करते हैं, मतलब जितने आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन ज्यादा होंगे फैसिलिटेशन उतनी ज्यादा होगी और उतनी ही एब्जॉर्प्शन आपकी ज्यादा होगी।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होता है वो तीसरा जो टॉपिक है वो है बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी को हम जनरली डिफाइन करते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग, जो कि अनचेंज ड्रग जो है जो आपकी सिस्टमिक या ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, हम उसे क्या कहते हैं? बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी की डिटरमिनेशन कैसे होती है? किस तरह किसी को पता चलता है कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में इतना ड्रग प्रेजेंट है? तो इस तरह पता चलता है कि इसकी हम डिटरमिनेशन किस तरह करते हैं? इसकी हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं? कि कंपैरिजन इस तरह करते हैं कि यार जो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो आईवी का बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो हम जो पर्टिकुलर रूट के साथ हमने ड्रग दिया हुआ है उसके साथ आईवी को कंपेयर कर देते हैं और उससे हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ जाती है। उसके हम ग्राफ ड्रा करते हैं और जिसका ग्राफ ज्यादा होगा, एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा, उतनी ही उसकी एफिकेसी ज्यादा होगी। बात करते हैं उसके फैक्टर्स जो कि बायोअवेलेबिलिटी को डिपेंड जो खराब कर सकते हैं या सही मतलब बढ़ा सकते हैं, वो है फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट ये होता है कि जब आप एक ड्रग को लेते हैं तो उसकी मेटाबॉलाइजेशन होती है। फर्स्ट पास इफेक्ट सिर्फ ओरल में प्रेजेंट होता है हमारे पास। आप एक ड्रग को जब फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइड करेगा बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास इफेक्ट होता क्या है? फर्स्ट पास इफेक्ट ये है। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पास इफेक्ट ये होता है कि जब आप एक ड्रग लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है क्योंकि उसकी बायोट्रांसफॉर्मेशन होती है। देखिए इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी, एक ड्रग सॉल्युबल ही नहीं है तो उसकी क्या बायोअवेलेबिलिटी होगी? जितनी सॉल्युबिलिटी कम होगी उतनी ही बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। केमिकल इंस्टेबिलिटी, केमिकल इंस्टेबिलिटी ये होती है कि एक ड्रग लिया आपने, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, आपने इंसुलिन ले लिया, इंसुलिन एक या एस्पिरिन ले लिया, एस्पिरिन आपने ले लिया, आपकी स्टमक की हार्श कंपार्टमेंट वो स्टेबल नहीं कर सकता, कोप नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा? वहां पे डिग्रेड हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगा, आपके स्टमक में नहीं पहुंचेगा, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं आएगा, तो वो किस तरह बायोअवेलेबिलिटी आपको शो करेगा? तो इट डिपेंड अपॉन केमिकल इंस्टेबिलिटी। चौथा हमारे पास आता है नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन का मतलब हमारा ये है कि यार जो कि हमारा जो ड्रग है, जो डोजेज फॉर्म है वो किस फॉर्म में, जिस तरह हमने ओरल में बात की थी कि ये एक्सटेंडेड रिलीज है, एक्सटेंडेड है या एक्सटेंपोरेनियस प्रिपरेशन है, ये कौन से फॉर्म में है? मतलब ये एक्सटेंडेड है या सस्टेन्ड रिलीज है, कौन सा? सॉरी एक्सटेंपोरेनियस मैंने बोल दिया, लेकिन एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड रिलीज है, कौन सी टैबलेट है? तो अगर आपके एक्सिपिएंट पे डिपेंड करता है, जो ड्रग फॉर्मुलेशन में आपने दिया है किस फॉर्म में दिया है, तो उस पे अगर वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होता है तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो इंटेंसिवली उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।